गुड मॉर्निंग एवरीवन। ट्रैक्टर फ्राई चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा मोटिवेशनल क्विट को समझ लेते हैं। वेयर यू आर विल डिफाइन योर वैल्यू। आप कहां हो, किस इंसान के साथ हो, कैसे समाज में हो, वो आपकी कीमत डिफाइन करता है, आपकी वैल्यू डिफाइन करता है। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो आपको सेब पसंद है, आप मार्केट में गए, आपने सेब देखा, एक सेब की दुकान पर रखा हुआ है, आप उसे खरीदना चाहोगे, आपको वो अच्छा लगेगा और वही सेब सेम सेब में उठाकर किसी ऐसी जगह पे डाल दूं जहां बहुत गंदगी है, मतलब कि कूड़ा पड़ा हुआ, उसके ढेर पर मैंने जाके वही सेब डाल दिया, क्या आप उसे पसंद करोगे? इसमें से आप लोगों में से कितने लोग हैं जो वो सेब खाना पसंद करेंगे जो गंदी जगह पे पड़ा हुआ है, जो कूड़े के ढेर पर पड़ा हुआ है? मैं 100% श्योर हूं कि सेब कितना भी प्यारा लग रहा हो, लेकिन उसका जो स्थान है वो अच्छा नहीं है, आप उसे खाना पसंद नहीं करोगे। मतलब कि सेब की वैल्यू जब शॉप पे था, जब दुकान पे था, उसकी कीमत अच्छी खासी थी और उस सेब को उठाकर उसका स्थान चेंज कर दिया उस कूड़े के ढेर पर, तो उसकी कीमत गिर गई। इंसान उसको खाना पसंद नहीं करेगा, बहुत ही मजबूरी है, बहुत ही गरीब इंसान, इसको भूख लगी वो खा लेगा क्योंकि उसकी मजबूरी है। लेकिन अगर आपके पास और ऑप्शंस हैं तो आप उस चीज को खाना पसंद नहीं करोगे। मतलब कि सेब की वैल्यू एक अच्छी खासी से लो, बिल्कुल गिर गई। अब इस बात से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका स्थान आपकी वैल्यू बताता है। एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा था, उसने अपने पापा से जिद की, बोला पापा मुझे बताओ मेरी वैल्यू कितनी है, मेरी कीमत कितनी है, मैं जानना चाहता हूं। जैसे मैं पार्ले लेने जाता हूं तो 5 रुपए का मिलता है, जैसे मैं 2020 लेने जाता हूं तो 5 रुपए का मिलता है, जैसे मैं गुड्डे लेने जाता हूं 10 रुपए का मिलता है, चॉकलेट 15 की मिलती है, कोई 20 की है, मेरी वैल्यू कितनी है? अगर कोई मुझे खरीदता है तो मेरी कीमत कितनी होगी, मेरी वैल्यू कितनी होगी? पापा को ये बहुत ही अजीब सा सवाल लगा कि मेरे बेटे की वैल्यू क्या है। उन्होंने बोला बेटा एक काम करो। बोला हाँ पापा बताइए क्या काम करें। उन्होंने बोला कि पत्थर ले जाओ, बाजार में खड़े हो जाना है, साथ पर रखकर, हथेली पर रखकर, कोई आपसे पूछे कीमत क्या है, ऐसे 2 उंगली दिखा देना। वो गया बाजार में, मार्केट में खड़ा हो गया जाके चौराहे पे। एक बूढ़ी अम्मा आई, उन्होंने बोला बेटा इसकी कीमत क्या है, पत्थर कितने में दोगे? उसने ऐसे दिखा दिया। अम्मा बोली 200 रुपए। ठीक है मैं 200 रुपए देती हूँ, पत्थर मुझे दे दो। बेटे ने जब ये सुना कि 200 रुपए मुझे मिल रहे हैं अम्मा से, उसने बोला ये मामूली सा पत्थर 200 रुपए में क्यों खरीद रही हैं? मतलब ये पत्थर जो हर जगह मिल जाता है, इसकी कीमत 200 रुपए क्यों है? वो भाग के गया पापा के पास, बोला पापा इसके लिए बूढ़ी अम्मा 200 रुपए देने को तैयार है, ऐसा इस पत्थर में क्या है? पापा ने कहा रुको, अब एक काम करो, पास में एक म्यूजियम है, उस म्यूजियम में जाओ और इस पत्थर को दिखाना, और वो कीमत पूछे तो कुछ बोलना मत, बस 2 उंगली दिखा देना। तो वो बच्चा गया, म्यूजियम में गया, उसने पत्थर को दिखाया। ठीक है, पत्थर को दिखाया, वो कुछ बोला नहीं। उन्होंने पूछा कितना लोगे इसका, नहीं बोला, उसने 2 उंगली दिखा दी। वो बोला अच्छा 20,000 रुपए, ठीक है मैं आपको 20,000 रुपए देता हूं, पत्थर मुझे दे दो। फिर वो बच्चा भाग के आया पापा के पास, बोला पापा ये पत्थर वहां पे वो अंकल 20,000 रुपए का मांग रहे हैं, ऐसा इसमें क्या है? तो फिर पापा ने बोला कि लास्ट काम और करो, आप जाओ पास में एक पत्थर वाली दुकान है, वहां पे जाके इस पत्थर को दिखाना और कुछ बोलना मत। वो पूछेंगे कीमत कितनी है, 2 उंगली दिखा देना। बेटे ने सेम वही किया, उस दुकान पे गया, उसने पत्थर को दिखाया। एक बूढ़ा आदमी था, उसने देखा पत्थर और बोला इस पत्थर को मैं कब से ढूंढ रहा हूं, ये पत्थर मैं कब से खोज रहा हूं, तुम्हारे पास कैसे आया, कितने में दोगे ये पत्थर, मुझे चाहिए, मुझे बहुत जरूरत है। उसने 2 उंगली दिखा दी। बूढ़े आदमी ने कहा 2 लाख रुपए, ठीक है मैं तुम्हें 2 लाख रुपए देता हूं, पत्थर मुझे दे दो। अब जो लड़का था वो बहुत ही ज्यादा शौक हो गया था, बहुत ही ज्यादा अचंभित हो गया था। वो पापा के पास आया और बोला पापा जी आप बता दीजिए कि एक बूढ़ी अम्मा इसे 200 में खरीद रही है, एक आदमी जो म्यूजियम में है वो इसे 20,000 में खरीदना चाहता है, और एक अभी मैं जहां पे गया था वहां पे दादाजी थे, वो इनकी 2 लाख में खरीदना चाहते हैं। आखिर इस पत्थर की वैल्यू चेंज क्यों हो रही है? अगर मैं पार्ले इस दुकान से खरीदूं तभी 5 रुपए का मिलता है, उस दुकान से खरीदूं तभी 5 रुपए का मिलता है, कहीं से भी खरीदता हूं मुझे 5 रुपए का ही पार्ले मिलता है, ये पत्थर 200 से 20,000 से 2 लाख कैसे हुआ? तो पापा ने कहा कि पत्थर की वैल्यू उसके स्थान से पता चलती है। जब आप बूढ़ी अम्मा के पास गए, मार्केट में गए, उसकी वैल्यू कम थी, जब वो पत्थर म्यूजियम में पहुंच गया उसकी वैल्यू बढ़ गई, और जब वो पत्थर की दुकान पे पहुंच गया जहां पे बहुत सारे लोग पत्थर खरीदने आते हैं, तो उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए हो गई। मतलब कि आपका स्थान दर्शाता है कि आपकी वैल्यू कितनी है, आपकी कीमत कितनी है। इतनी सी बात से मैं अपनी बात को यहीं पे रोकना चाहता हूं, आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ टेंसेस, आप समझ गए टेंसेस की बात होने वाली है। लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, और हमने बताया था उसमें बेसिक कि बेसिक क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। उसमें हमने अपना स्कूलिंग लाइफ वाला भी लिया था, जैसे ता है, ती है, ते है, वो समझा था हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आज हम लेंगे एडवांस। बेसिक हमारा हो चुका है और हम पढ़ेंगे एडवांस।
एडवांस से पहले मैं थोड़ा रिवाइज करना चाहता हूं। मैंने कहा था कि स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म मतलब एस या ईएस आता है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है या फिर अदर वर्ड्स आता है। ठीक है, आपको याद होगा मैंने क्या बोला, स्ट्रक्चर क्या था कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की एस, वर्ब के साथ एस या ईएस आता है, या फिर सिर्फ सिंपल सोच लो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है या आप सिंपल कह सकते हो अदर वर्ड्स आते हैं। यही था मतलब कि जैसे मैं आपसे बोलूं कि राम स्पीक्स हिंदी, मैंने आपसे बोला राम स्पीक्स हिंदी में, आपसे पूछिए कौन सा सेंटेंस है, आप बोलोगे सर यहाँ पे वर्ब स्पीक है, स्पीक के साथ एस आया है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, मतलब कि सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में ही वर्ब के साथ एस या ईएस आता है। सर ये पक्का सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, ऐसे आप क्या करोगे, इन टेंसेस को पहचानना सीखे। ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि जो वर्ब होती हैं 12 के 12 टेंसेस की अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। सिंपल प्रेजेंट की क्या होती है, वर्ब के साथ एस या ईएस आता है, मतलब कि वर्ब अपने प्लूरल फॉर्म में होती है और सिंगुलर फॉर्म में होती है। डिपेंड किस पे करता है, सब्जेक्ट पे। मैंने बोला सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। सिंगुलर मतलब प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब में एस या ईएस जोड़ा जाता है। इतना सा बेसिक मैं आपको बता चुका था। आज हम पढ़ेंगे कि इनका यूजेस क्या होता है। जो मुद्दे की बात है, जो कंपटीशन लेवल की बात है, वो आज पढ़ने वाले हैं। डीपली एक एक कंसेप्ट को ध्यान से समझना, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं लिख के लाया हूं। ठीक है, जिससे कि मुझसे कोई छूट ना जाए और आप उस नॉलेज को लेने से वंचित ना रह जाए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, आज एडवांस का पढ़ने वाले हैं, आपका फुल कंसंट्रेशन, फुल फोकस चाहिए बोर्ड पर और टॉपिक्स पर, कंसेप्ट को समझना। ठीक है, मैंने क्या कहा, सिंपल प्रेजेंट का यूज कहां पे होता है, हम इसको कैसे यूज करते हैं। तो जिसका पहला यूज होता है वो होता है हैबिचुअल एक्शंस के लिए, या फिर रिपीटेड एक्शंस इन फ्यूचर। बात सुनना, मैंने क्या कहा, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पहला यूज होता है वो होता है हैबिचुअल एक्शन के लिए या फिर रिपीटेड एक्शन इन फ्यूचर। मतलब कि अगर आपकी कोई हैबिट है, अगर कोई आप काम डेली करते हो या फिर किसी बेसिस पे करते हो, आप वो काम मतलब करते हो, अब वो आपकी हैबिट है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा डेली पढ़ाने का काम है। ठीक है, जैसे मैं डेली वॉकिंग पे जाता हूं, रोज नाइट को मैं लेट सोता हूं या रात को मूवी देखता हूं, या फिर कोई भी आपकी हैबिट है उसको दर्शाने का काम, या फिर रिपीटेड एक्शन इन फ्यूचर, नहीं सॉरी प्रेजेंट आएगा यहाँ पे क्या आएगा, प्रेजेंट आएगा। ठीक है, मतलब कि जो आपकी रिपीटेड एक्शन से प्रेजेंट में और हैबिचुअल एक्शन को दर्शाने का काम कौन करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट करता है, सिंपल प्रेजेंट करता है। बात समझ में आ गई। कोई एक्शन आप रिपीटली कर रहे हो, जैसे आप डेली सुबह वॉकिंग पे जा रहे हो, डेली सुबह रनिंग पे जा रहे हो, डेली सुबह आप बात ले रहे हो, डेली सुबह आपका काम है अपने फ्रेंडों से गपशप करने का, डेली सुबह आप पार्क जा रहे हो, आप रिपीटेड एक्शन कर रहे हो, मतलब डेली जा रहे हो, तो आपकी क्या दर्शा रही है, हैबिट दर्शा रही है। तो वो कौन सी एक्शन होगी, हैबिचुअल एक्शन हो गई। मतलब जिनसे आपकी जो आपकी आदतें हैं उनको दर्शाने का काम कौन करता है, सिंपल प्रेजेंट करता है। सर जैसे मैं बोलूं कि मैं डेली रात को लेट सोता हूं, तो उसमें सिंपल प्रेजेंट आएगा। हाँ जी, अगर आप बोल रहे हो मैं रात को लेट सोता हूं, तो उसमें सिंपल प्रेजेंट आएगा। सिंपल सा है कि जहां पे हैबिचुअल एक्शंस आएंगी वहां पे सिंपल प्रेजेंट आएगा। एग्जांपल अगर मैं कोई सेंटेंस आपको दूं, मैंने आपसे बोला, आपके सामने सेंटेंस लिखा है, राम इज राइटिंग अ लेटर डेली, राम इज राइटिंग अ लेटर डेली। अब मैं बोलूं इसमें आप ये बताइए कि एरर क्या है, तो आप बोलोगे सर इसमें एरर ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा क्यों नहीं आएगा, आप बोलोगे सर इतना कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो मैंने कहा कि आपके सामने लिखा हुआ हैबिचुअल एक्शन या फिर रिपीटेड एक्शन को दर्शाता है, वो कौन से टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, वर्ब के साथ एस या ईएस आता है अगर वो सिंगुलर है। ठीक है, और अगर प्लूरल है तो वर्ब जैसी होती है वैसी आती है। मैंने बोला आपसे यहाँ पे काम क्या, और आप बोले सर राइटिंग का काम हो रहा है, ये वर्ब है, वर्ब के साथ आईएनजी आया है। क्या इसमें हैबिट दिखाई पड़ रही है, तो इसमें दिखाई पड़ रहा है सर राम जो है वो लेटर लिखता है, कैसे, डेली, रोज लिखता है। रोज मतलब उसकी हैबिट है लिखने की। जहां पे आपने देखा कि यहाँ पे हैबिट है मतलब सिंपल प्रेजेंट आना चाहिए था, वर्ब के साथ एस या ईएस आता, क्योंकि यहाँ पे राम कैसा है, सिंगुलर है। आप बोलोगे सर यहाँ पे एरर है, तो मैं बोलूंगा सही क्या है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे राम के बाद इस तो आएगा नहीं, हेल्पिंग वर्ब आएगा नहीं, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है।
ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कब आती है इसमें सिंपल प्रेजेंट में, जब वो नेगेटिव हो या फिर कौन सा इंटेरोगेटिव हो। सर ये अफर्मेटिव है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, जो वर्ब है यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो मैंने कहा सिंगुलर वर्ब क्या होगी, राइट्स की। आप बोलोगे सर राइट में पीछे एस जुड़ जाएगा, राइट्स हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि ये कहना चाहते हो कि सेंटेंस सही ये होगा, राम राइट्स अ लेटर डेली। तो आप बोलोगे हाँ सर सेंटेंस यही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे हैबिट दिखाई जा रही है। डेली मतलब वो रोज लिखता है, प्रतिदिन लिखता है, तो हैबिट है उसकी लेटर लिखने की। तो जो सही सेंटेंस होगा वो होगा राम राइट्स अ लेटर डेली। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे हमने क्या दिखाया, हैबिट दिखाई है। वैसे एग्जाम्पल और दूसरा देता हूं, माई मदर goes to temple every morning। मैंने क्या कहा कि जो ये सेंटेंस है क्या ये सही है। आप बोलोगे सर थोड़ा देखना पड़ेगा, मैंने कहा देख लो। तो आप बोलोगे सर माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, मतलब प्रति मॉर्निंग, प्रति सुबह मेरी माँ मंदिर जाती है। सर यहाँ पे जो एवरी मॉर्निंग ये क्या दर्शा रहा है, सर ये हैबिट दर्शा रहा है कि जो मेरी मम्मी है उनकी हैबिट है रोज सुबह मंदिर को जाना, और हैबिचुअल एक्शन में सिंपल प्रेजेंट आता है। सर माई मदर सिंगुलर है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। हमने देखा यहाँ पे गो के साथ ईएस आया है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आई है। सर हमारा स्ट्रक्चर भी यही कहता है, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो आपने देखा कैसे एरर फाइंड किए जाते हैं। जब भी हैबिचुअल एक्शन या रिपीटेड एक्शन आए किसमें, प्रेजेंट में, तो वो क्या होगा, वो होगा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आई। बहुत सारे इस पर एरर दिए जाते हैं, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, मैं लिख के लाया हूं, हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। जो पास्ट ईयर में आए मैंने कुछ क्वेश्चंस अभी लिए हैं और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस टाइम में दूंगा, तो आप लोग घबराइए मत, हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। बस मैंने समझाया कि यहाँ पर हैबिट थी और यहाँ पे कौन सा आया था, इस राइटिंग आया था, इसको चेंज करना पड़ा किसमें, राइट्स में, तब ये सही हुआ। नीचे वाला करेक्ट है क्योंकि हैबिट है, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का ही आया है। सर थोड़े क्वेश्चन बता दीजिए जिससे हम समझ जाए। सर थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दो जैसे एग्जाम में आते हैं, जिससे हम और अच्छे समझ जाए कि एरर कैसे फाइंड किया जाता है, एरर कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, ही इज गोइंग एवरी डे he is going every day for a morning walk, with his friends। ये लास्ट ईयर के पेपर्स में क्वेश्चंस आए थे, उनमें से मैंने जो मुझे सही से लगे, थोड़े सिंपल लगे, उनको लिया है जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स। मैं पूछूं इसमें सेंटेंस में हैबिट आ रही है, आप बोलोगे सर एवरी डे मतलब प्रतिदिन जाता है, कहां जाता है, मॉर्निंग वॉक पर, किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ। सर ये जो है वो हैबिट दर्शा रहा है। मैंने कहा अच्छा हैबिट दर्शा रहा है तो कौन सा टेंस आना चाहिए, आप बोलोगे सर सिंपल प्रेजेंट आना चाहिए। मैंने कहा इसमें कौन सा आएगा, आया है, आप बोलोगे सर इज गोइंग आया है। इज गोइंग क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इज गोइंग क्या है, इससे हमें मैटर नहीं पड़ता है कि क्या आया है, हमें इससे फर्क पड़ता है कि आना क्या चाहिए। आपने देखा कि इसमें हैबिट दर्शाई जा रही है कि उसकी हैबिट है मॉर्निंग वॉक पर जाने की, किसके साथ, दोस्तों के साथ। तो जब हैबिट आई है तो वर्ब कौन सी आनी चाहिए, वर्ब सिंपल प्रेजेंट की आनी चाहिए। सिंपल प्रेजेंट क्या कहता है कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब नेगेटिव नहीं है या फिर क्वेश्चन मार्क वाला नहीं है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। फिर क्या आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, मतलब कि क्या, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आती है। मैंने कहा सब्जेक्ट कैसा है, बोलोगे सर सिंगुलर है। मैंने कहा वर्ब क्या है, बोलोगे सर गो के साथ आईएनजी है, मतलब ये गो का फोर्थ फॉर्म है। मैंने कहा अगर सिंगुलर है तो कौन सा आना चाहिए, आप बोलोगे सर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आनी चाहिए। मैंने कहा क्या होगी, आप बोलोगे सर गोइंग नहीं, यहाँ पे गोज आएगा। मैंने पूछा आपसे क्या ये सही है, ही गोज एवरीडे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स, आप बोलोगे सर 100% यही सही है, क्योंकि यहाँ पे हैबिट दर्शाई जा रही है। तो सिंपल प्रेजेंट का टेंस बनेगा, न कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। समझ में आ रहा है कैसे एरर आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें हैबिट दर्शाई जा रही है नहीं दर्शा जा रही है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। और जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम प्रैक्टिस करेंगे अपना, जब मैं आपको पीडीएफ के थ्रू क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा क्लासेस के बाद। जब टेंसेस ओवर हो जाएगा उसके बाद मैं सभी टेंसेस के ऑलमोस्ट 150 या 200 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है इंग्लिश ग्रामर में, इसलिए क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा क्वेश्चन है,
ड्यूरिंग द हॉलीडेज मैं लिख किस लिए लाया हूं, क्योंकि जिससे कि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। मन से बनाऊंगा तो इतना हाई फाई क्वेश्चंस नहीं बन पाएगा जिस टाइप का आता है, इसलिए मैं इसको इनको लिख के लाया हूं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज आई एम ऑफन वर्किंग इन माई uncle's school to earn some pocket money। ये भी लास्ट ईयर का है, ठीक है। जो मैं बड़े बड़े आपको सेंटेंस दे रहा हूं वो लास्ट ईयर में आए हुए हैं, तो इनको समझो कि इसमें एरर कैसे आता है। अगर आप इसे पढ़ोगे, ड्यूरिंग द हॉलीडेज आई एम ऑफन वर्किंग इन माय अंकल्स स्कूल टू अर्न सम पॉकेट मनी, आपको लगेगा सर इसमें कोई एरर नहीं है। अगर आप इनकी हिंदी बनाने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे। मैंने कहा अगर आप इनकी हिंदी बनाने के कंसेप्ट पे जाओगे कि मैं हिंदी बना के इनको सॉल्व करता हूं तो आप फंस जाओगे। अभी आपको जस्ट बता रहा हूं कि कैसे एरर आते हैं और हमें पहचानना कैसे होता है कि इसमें हैबिचुअल एक्शन है कि नहीं है। लेकिन मैंने आपकी सहायता के लिए जितने 15 ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनमें से कुछ वर्ड्स होते हैं जो दर्शाते हैं हैबिचुअल एक्शन को। मैंने क्या कहा, कुछ वर्ड्स होते हैं जो हैबिचुअल एक्शन को दर्शाते हैं, मैं लिख के लाया हूं, डोंट वरी। मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, हर चीज आपको दूंगा जो एग्जाम से रिलेटेड है और जो आपका टाइम बचा सकती है। जैसे मैं आपको बोलूं तो आप बोलोगे सर ड्यूरिंग द हॉलीडेज आई एम ऑफन वर्किंग इन माय अंकल्स स्कूल टू अर्न सम पॉकेट मनी। मैं आपसे पूछूंगा इसमें वर्ब कहां है, आप बोलोगे सर यहाँ पे है वर्किंग, ठीक है। एम हेल्पिंग वर्ब है, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस है। मैं बोलूंगा इसमें हैबिचुअल एक्शन आ रही है, आप बोलोगे सर थोड़ा सा सेंस आ रहा है हैबिचुअल एक्शन का लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा ऑफन वर्ड क्या है, आप बोलोगे सर जो ऑफन है मतलब कि है जब भी मैं अपने छुट्टियों में अपने अंकल के स्कूल में जाता हूं तब मैं अपनी पॉकेट मनी कमाने के लिए अंकल के स्कूल में काम करता हूं। मतलब कि यहाँ पे जो ऑफन वर्ड है वो क्या दर्शा रहा है, हैबिट दर्शा रहा है कि जब मुझे टाइम मिलता है, जब मैं हॉलीडेज पर होता हूं तो अंकल के स्कूल में वर्क करता हूं जिससे कि मुझे पॉकेट मनी मिल जाए। जब हैबिट दर्शा रहा है तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे कौन सा टेंस आना चाहिए, आप बोलोगे सर सिंपल प्रेजेंट आना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए। मैंने कहा कौन सा आया है, आप बोलोगे सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया है। मैं कहूंगा ठीक करो, आप बोलोगे सर एम तो आएगा नहीं क्योंकि सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है। ध्यान देना, मैं अफर्मेटिव पे जोर क्यों डाल रहा हूं, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। उसका मैंने बोला वर्क है, ठीक है। और वर्क किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आप बोलोगे सर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। मैंने कहा देख लो क्या है, आप बोलोगे सर यहाँ पे आई है और आई क्या है, प्लूरल है। आई क्या है, प्लूरल है। एक जगह सिंगुलर का काम करती है, दो टेंसेस में करती है, बताऊंगा आगे। लेकिन सिंपल प्रेजेंट की बात करूं तो आई किसका काम करती है, प्लूरल का काम करती है। प्लूरल के साथ वर्ब कैसी आएगी सर, प्लूरल आएगी। तो मैं बोलूंगा वर्किंग को कैसे चेंज करें प्लूरल में, आप बोलोगे सर वर्क मींस होता है काम करना और जो इसका रियल फॉर्म है, जो ये इसका नेचुरल फॉर्म है वो प्लूरल में ही होता है, तो उसको चेंज करने की नीड नहीं है, वर्क ऑलरेडी प्लूरल में है। तो मैं बोलूंगा आपसे कि सेंटेंस ये बनेगा ड्यूरिंग द हॉलीडेज आई ऑफन वर्क इन माय अंकल्स स्कूल टू अर्न सम पॉकेट मनी। आप बोलोगे जी सर अब यहाँ पे ये राइट है, यहाँ पे ये करेक्ट है। समझ में आ गया हैबिचुअल एक्शन, समझ में आ गया हैबिचुअल एक्शन क्या होती है, ठीक है। तो इतना कंसेप्ट था कि सिंपल प्रेजेंट का जो पहला यूज है, बहुत सारे यूज है, जैसे आप न्यूज़पेपर में कभी भी देखोगे तो सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट यूज है आपके एग्जाम्स के लिए 3 यूजेस हैं, उनको ही मैं लिख के लाया हूं। एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की नीड नहीं है और ना मेरे पास इतना टाइम है मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा सकूं, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको जितना चाहिए उतना ही दूंगा। बात समझ में आ रही है। तो मैंने क्या कहा, बहुत सारे यूजेस हैं सिंपल प्रेजेंट के, 13 to 14 यूजेस हैं, लेकिन हमें सिर्फ 3 यूजेस पे फोकस करना है। 3 यूजेस को पढ़ना है, उनके क्वेश्चन सॉल्व करने के क्वेश्चन उन्हीं में से आए हैं और आ रहे हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि अब सर आप बोलोगे सर हैबिचुअल एक्शन की तो बात हो गई, लेकिन हर सेंटेंस में देखूंगा पढ़कर उसको समझ के कि इसमें हैबिचुअल एक्शन आ रही है कि नहीं आ रही। सर बहुत सारा टाइम लग जाएगा, इतना टाइम नहीं मिलता हमें इंग्लिश के लिए, तो सर हम क्या करें। तो मैं कुछ वर्ड्स आपको दे रहा हूं, कुछ वर्ड्स लिखवा रहा हूं जो मोस्टली आपके एग्जाम्स में आए और वो हैबिचुअल एक्शन को दर्शाते हैं। तो उन वर्ड्स को थोड़ा देख लेते हैं। तो हैबिचुअल एक्शन, टाइम एक्सप्रेशंस ऑफ हैबिचुअल एक्शंस, ठीक है। कुछ मैं आपको टाइम एक्सप्रेशन मतलब वर्ड दे रहा हूं जो टाइम एक्सप्रेस करते हैं किसका, हैबिचुअल एक्शन का, ठीक है। पहला है एवरीडे, दूसरा है एवरी मॉर्निंग, तीसरा है एवरी नाइट,
ठीक है। चौथा है एवरी मंथ, फिर है एवरी ईयर, ठीक है। उसके बाद है एवरी वीक, उसके बाद है एवरी इवनिंग या मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग हो गया, एवरी इवनिंग, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि टाइम में जहां पे एवरी लगा हुआ है वो सब कौन से दर्शाते हैं, हैबिचुअल एक्शन दर्शाते हैं। फिर है डेली, मैंने बोला एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी इवनिंग और डेली। उसके बाद कुछ एवरी से अलग भी है, सेल्डम, ठीक है, नेवर एंड ओकेशनली, ओकेशनली, ठीक है, फ्रीक्वेंटली एंड ऑफन, उसके बाद यूजुअली, जनरली, वंस अ डे, वीक, मंथ, ठीक है, वंस अ मंथ, वंस अ डे, वंस अ वीक या वंस अ ईयर, ठीक है, या फिर ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ या फिर ईयर, वैसे ही थ्राइस अ डे, ठीक है। मतलब कि जो ये सभी वर्ड्स हैं इनके साथ और दो हैं, दो तीन और इनसे एक दो क्वेश्चंस आए इसलिए मैंने इनको भी ले लिया। हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, ठीक है, स्कार्सली। तो ये जो वर्ड है ये टाइम एक्सप्रेशन करते हैं किसके, हैबिचुअल एक्शंस के। इनको आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको जहां कहीं भी आपको सेंटेंस में ये वर्ड्स दिखे, जहां कहीं भी आपको सेंटेंस में वर्ड्स दिखे, आप समझ लो कि वहां पे सिंपल प्रेजेंट आने वाला है। बात समझ में आ रही है। टाइम को कैसे बचाएंगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैंने क्या कहा, जहां कहीं भी आपको इनमें से कोई वर्ड दिखे, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, एवरी इवनिंग, डेली, सेल्डम, नेवर, ओकेशनली, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, यूजुअली, जनरली, वंस अ डे, वंस अ वीक, वंस अ मंथ या वंस अ ईयर, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ, ट्वाइस अ ईयर, हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, इनमें से कोई भी वर्ड आपको दिखे, आप समझ जाना कि उस सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट आने वाला है। अगर उसमें कोई दूसरा टेंस का वर्ब दिया गया है या फिर दूसरा टेंस दिया गया, आप उसको चेंज करके सिंपल प्रेजेंट में कर देना। अगर सिंपल प्रेजेंट दिया है तो उसमें नो एरर होगा। देखो मैं आपको बताता हूं, नो एरर बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है और इसको पता करने के लिए, नो एरर लगाने के लिए आपके अंदर कंसेप्ट अच्छे से होने चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तभी आप नो एरर लगा सकते हो। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नो एरर नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो एरर है। तो मैंने क्या कहा, जहां कहीं भी ये वर्ड्स दिखे, अगर इनके बाद या इनसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है, इनके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है, तो उसमें नो एरर लगा देना, ठीक है। और अगर सिंपल प्रेजेंट नहीं यूज हुआ है तो आप जहां पर यूज नहीं हुआ है वहां पे क्या है, एरर है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी सी बात समझ में आ गई हमें। आपने समझा दिया हैबिचुअल एक्शंस क्या होती हैं, उनको कैसे पहचानते हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं, आपने एग्जांपल भी दे दिया कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सर अब आगे बताइए, आगे क्या है। कभी कभी क्या होता है कि सब कुछ सीखने के बाद भी हम धोखा खा जाते हैं। मैंने क्या कहा, कभी कभी क्या होता है, सब कुछ सीखने के बाद भी हम धोखा खा जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, she is always speaking the truth, ठीक है। और दूसरा मैंने एग्जांपल लिया, she always complains, she always complains about her husband, ठीक है। अब ये दो मैंने सेंटेंस आपके सामने लिए हैं, सी इज ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ, सी ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट हर हस्बैंड, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ पे जो ऑलवेज वर्ड है वो उसका मतलब होता है हमेशा, और हमेशा मतलब कैसा है सर, हैबिचुअल एक्शन है। कैसा एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है, मतलब कि वो हमेशा सच बोलती है, उसकी हैबिट है सच बोलने की, वो हमेशा सच बोलती है। सर हैबिचुअल एक्शन है, आपने अभी बताया कि जब भी हैबिचुअल एक्शन दिखे तो सिंपल प्रेजेंट लगा देना। लेकिन सर यहाँ पे स्पीकिंग आया है, इज आया है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया है, ये सही कैसे होगा। आप बोलोगे सर इज को हटाओ क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, और क्या करना है सर, स्पीक है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो स्पीक के साथ क्या लगाना पड़ेगा,
पड़ेगा, आप बोलोगे सर एस लगाना पड़ेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, स्पीक्स हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं क्या सी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ सही है, आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है। मैंने पूछा क्यों, आप बोलोगे सर ऑलवेज क्या करता है, हैबिट दर्शाता है, इसलिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट आएगा, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया गया था। ठीक है, हमने क्या किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज कर दिया सिंपल प्रेजेंट में। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, मैं बोलूंगा ओके आप यहाँ पे सही हो। मैंने कहा नीचे वाला बताना, आप बोलोगे सी ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट हस्बैंड, वो हमेशा अपने हस्बैंड की कंप्लेन करती है कि वो हमें टाइम नहीं देते, हमसे बात नहीं करते, पता नहीं कहां बिजी रहते हैं, वर्क में लगे रहते हैं, रात रात भर ऑफिस का वर्क करते रहते हैं, उन्हें ऑफिस का काम ज्यादा पसंद है हमसे, मतलब क्या करती है वो हमेशा कंप्लेन करती है। आप बोलोगे सर यहाँ पे हैबिट आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज है, वो किसको दर्शा रहा है, हैबिट एक्शन को दर्शा रहा है। सर यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट आना चाहिए था, और हमने देखा यहाँ पे वर्ब कंप्लेन है, सी के साथ सी सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और सर कंप्लेन में एस लगा हुआ है तो ये सिंगुलर वर्ब है। सर इसमें नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, जैसा मैंने कंसेप्ट पढ़ाया उसके हिसाब से आप बोलोगे सर इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जो आपने ऊपर वाला सही किया है, यहाँ पे स्पीक्स लगाया है, अब ये सही है, ठीक है। और यहाँ पे कंप्लेन नहीं आएगा, यहाँ पे इज कंप्लेनिंग आएगा। मैंने क्या कहा, यहाँ पे कंप्लेन नहीं आएगा, यहाँ पे इज कंप्लेनिंग आएगा। अब सर ये क्या है, यहाँ पे ऑलवेज आ रहा है तो आप स्पीक्स लगा रहे हो, आपने इज स्पीकिंग गलत बता के स्पीक लगाया। अब नीचे जब कंप्लेन दिया गया है, मतलब सही दिया गया, तो आप बोल रहे हो ये गलत है, यहाँ पे इज कंप्लेन आएगा। सर ये क्या लोचा है, दोनों में हैबिट्स है, यहाँ उसकी हैबिट है सच बोलने की, यहाँ पे हैबिट है अपने पति की कंप्लेन करने की। सर दोनों में हैबिट है, फिर ये क्या लोचा है कि ऊपर आप सिंपल प्रेजेंट का यूज कर रहे हो और नीचे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर रहे हो। मैंने क्या कहा, आपने यहाँ पे देखा ऑलवेज, आपने बोला सर हैबिट है, मतलब हैबिट के साथ सिंपल प्रेजेंट आएगा। आपने नीचे देखा ऑलवेज, आपने बोला सर हैबिट है, हैबिट के साथ सिंपल प्रेजेंट आएगा, और सिंपल प्रेजेंट दिया गया है, लेकिन आप बोल रहे सर यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट गलत है, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा। सर ऐसा क्यों, तो हम समझेंगे कि ये कंसेप्ट क्या कहता है कि ऊपर वाला जो था उसको हमने सिंपल प्रेजेंट में रखा, और नीचे वाला जो सिंपल प्रेजेंट में था हमें लगा था सही है, वो गलत क्यों हुआ, उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्यों आया। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलवेज आपका हैबिचुअल टाइम में नहीं दिया। ऑलवेज हैबिट दिखाता है, दर्शाता है, लेकिन मैंने उसको हैबिचुअल टाइम वाले में क्यों नहीं दिया, जो मैंने लिखाए थे एवरीडे एवरी मॉर्निंग, क्योंकि ऑलवेज में कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, उसमें कुछ एक्सेप्शन है, तो देखते हैं ऑलवेज में क्या एक्सेप्शन है। ठीक है, जब भी हम ऑलवेज की बात करें, तो ये दो चीजों को दर्शाता है, एक तो दर्शाता है हैबिट को, किसको दर्शाता है, हैबिट को, एक दर्शाता है इरिटेशन को। बात समझना, जब भी हम ऑलवेज की बात करें दो चीजों को दर्शाता है, एक तो हैबिट, एक इरिटेशन। जैसे मैं बात करूं जो पहला सेंटेंस था कि वह हमेशा सच बोलती है, तो उसकी वो हैबिट है, वो क्या है, हैबिट है, क्योंकि उससे आपको इरिटेशन नहीं हुआ। दूसरा वाला जो था वो सेंटेंस था कि वो हमेशा क्या करती है, अपने पति की कंप्लेन करती है, तो कहीं ना कहीं आपको वहां पे इरिटेशन फील होता है, यार क्या पति की बात लेके बैठी है, क्यों उसकी कंप्लेन कर रही है, यार वो तेरा पति है, टाइम नहीं देता, उससे कंप्लेन करना, मतलब वहां पे क्या हो रहा है, इरिटेट हो रहे हो। ऐसी कोई एक्शन जिसमें ऑलवेज वर्ड आ रहा है, कोई सेंटेंस जिसमें ऑलवेज वर्ड आ रहा है, और ऑलवेज क्या कर रहा है, हैबिट को दर्शा रहा है, तो उसमें सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। और वहीं पे ऑलवेज इरिटेशन को दर्शा रहा है, मतलब कोई कंप्लेनिंग कर रहा है या फिर कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे आपको इरिटेशन हो रहा है, मतलब कि आपको उससे थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। सर आपने समझा दिया, लेकिन एग्जाम्पल और दे दो। मैंने क्या कहा कि ऑलवेज में दो चीजों पर काम करता है, एक तो होता है हैबिट और एक होता है इरिटेशन। हैबिट वाले मैंने इसको क्यों नहीं डाला, क्योंकि इरिटेशन वाला इसमें एक्सेप्शन है, इसको समझाने की नीड थी। देखो जो एग्जामिनर है वो आपको बिल्कुल बेसिक चीज नहीं देगा, वो आपको थोड़ी टफ चीज देता है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हो। तो हैबिट वाला जो दोनों में आता है, एक्सेप्शनल मतलब जिसकी नॉलेज होनी चाहिए उनको देता है। ऑलवेज के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, अगर इसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन ऑलवेज का होगा ही होगा, मतलब कि आपको ऑलवेज का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर एरर फाइंड वाला कोई क्वेश्चन आता है बैंकिंग में, एसएससी या रेलवे किसी में भी आता है, तो इस पर ज्यादा फोकस करना। मैंने क्या कहा, ऑलवेज का जो यूज होता है दो चीजों के लिए होता है, एक तो हैबिट के लिए और एक इरिटेशन के लिए।
सर लास्ट मैंने आपको 2 सेंटेंस दिए थे, उसमें मैंने जो पहला सेंटेंस दिया था सी इज ऑलवेज स्पीकिंग ट्रूथ, वहां पे क्या था, हैबिट थी, तो आपने इसको चेंज किसमें कर दिया, सिंपल प्रेजेंट में। और नीचे वाला जो मैंने दिया था सी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हर हस्बैंड, वहां पे इरिटेशन था, ठीक है, वहां पे लिखा था सी ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट हर हस्बैंड, इरिटेशन था। सर आप बोल रहे हैं इरिटेशन के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है क्या सर, इसीलिए आपने कंप्लेंस को हटाकर इज कंप्लेनिंग किया था। मैंने कहा हाँ जी, तब वो सही हुआ था, इतनी बात समझ में आ गई। मतलब कि अगर हैबिट है तो सिंपल प्रेजेंट आएगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ बी बनेगा B5 प्लस अदर वर्ड, अगर इरिटेशन आएगा तो क्या आएगा, इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट के साथ इज, मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ वर्ब की ING फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड्स, ठीक है, और बीच में आ जाएगा आपका ऑलवेज, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आई। सर और एग्जांपल दे दीजिए, थोड़ा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो कुछ मैंने एग्जांपल लिए हैं जो आपके लास्ट ईयर के पेपर्स में आए हैं। मैंने 2 एग्जांपल्स लिए, एक्स्ट्रा नहीं लिए, क्योंकि अगर मैं सब एग्जांपल आपको यहीं पे समझा दूंगा तो प्रैक्टिस किसकी करोगे, ठीक है, इसलिए मैंने कुछ को रखा है आपकी प्रैक्टिस के लिए, कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज वर्क whenever they meet, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस है he is always going for a walk after dinner। मैं बोलूं आपसे कि इसमें एरर कहां पे है, क्या सेंटेंस सही है। आप बोलोगे सर ऑलवेज आया है दोनों में, तो मैं बोलूंगा ऑलवेज आया तो क्या, तो आप बोलोगे सर ऑलवेज आया मतलब ये 2 सेंस दिखाता है, एक तो हैबिट, एक इरिटेशन। मैं आपसे बोलूंगा कि अच्छा अगर एरर फाइंड करना है तो इनको पता करना जरूरी है। आप बोलोगे सर बिल्कुल जरूरी है। अगर हैबिट है तो सिंपल प्रेजेंट आता है, इरिटेशन है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है। मैंने कहा चलो देख लो कहां पे हैबिट दर्शा रहा है, कहां पे इरिटेशन दर्शा रहा है। आप बोलोगे सर पहला जो सेंटेंस है अगर उसको हम अच्छे से पढ़े तो बता रहा है ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज वर्क व्हेनेवर दे मीट। जब भी वो मिलते हैं तो वो क्या करता है, अपने वर्क के बारे में बात करता है। अब देखो आप लोग मिल रहे हो, ठीक है, तो कुछ एंजॉयमेंट के लिए मिल रहे होगे। अब वो क्या कर रहा है, बंदा अपने काम के बारे में बात कर रहा है, यार मेरा काम ऐसा है, मेरा काम इतना हो जाता है, मैं इतना काम करता हूं, थक जाता हूं यार, मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आया हूं आप लोगों के लिए। मतलब क्या कर रहा है, इरिटेट कर रहा है अपने वर्क के बारे में बात कर करके। यार किसी को आपके वर्क में इतना इंटरेस्ट नहीं है, जो आप घूमने जा रहे हो, मस्ती करने जा रहे हो, तो उस टाइम को एंजॉयमेंट करो जो आपको दिया जा रहा है। लेकिन आप उसमें बैठ जाओगे लेके वर्क को, फैमिली को, गर्लफ्रेंड को, या फिर कोई कैरियर के बारे में बात कर रहे हो, तो जो सामने वाला बंदा वो इरिटेट होगा। यहाँ पे क्या दर्शाया जा रहा है, यहाँ पे इरिटेशन दर्शाया जा रहा है। तो क्या सर यहाँ पर जो इज टॉकिंग है क्या सही है। मैं बोलूंगा कि अगर यहाँ पे इरिटेशन दर्शाया जा रहा है, अगर यहाँ पे इरिटेशन समझ में आ रहा है तो उसके साथ कौन सा आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा। तो यहाँ पे इज टॉकिंग बिल्कुल राइट है। इज क्यों आया, क्योंकि ही है, ही के साथ इज आता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। आगे देखते हैं जो सेकंड सेंटेंस है, मैं पूछूं इसमें क्या हो रहा है। आप बोलोगे सर इसमें ही इज ऑलवेज गोइंग फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर, मतलब कि वो हमेशा डिनर के बाद वॉक पे जाता है। क्या यहाँ पे इरिटेशन है, आप लोग सर नहीं है। वॉक पे जाने पे किसको इरिटेशन हो रहा है, किसको इरिटेशन हो रहा है, क्या नाइट को इरिटेशन हो रहा है कि रात में आप वॉकिंग पे क्यों आ रहे हो, या टेरेस को इरिटेशन हो रहा है कि टेरेस पे आप वॉकिंग क्यों कर रहे हो, रोड को इरिटेशन हो रहा है। सर यहाँ पे किसी को इरिटेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे इरिटेशन शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि सर की हैबिट है कि वो डिनर के बाद, मतलब रात के खाने के बाद वॉक पे जाता है। मैं बोलूंगा अगर हैबिट है तो ऑलवेज के साथ क्या आना चाहिए। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट आएगा। मैं बोलूंगा कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है। आप बोलोगे इज आया है, मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो मैं बोलूंगा चेंज करो। आप बोलोगे सर ही है, ही कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। गोइंग को चेंज करेंगे V5 में, तो ये बन जाता है गोज, मतलब कि ही ऑलवेज गोज फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा ऑलवेज का। हैबिचुअल एक्शन वाले मैंने वर्ड्स आपको दे दिए, ठीक है। ऑलवेज भी हैबिट में काम करता है, लेकिन ये जब इरिटेशन का काम करता है तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज होता है। इसलिए इसको अलग से पढ़ाना मैंने इंपॉर्टेंट समझा और इससे एरर आते हैं। तो आई थिंक पहला यूज आपको समझ में आ गया होगा किसका, सिंपल प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। 2 यूज और बच्चे उनको भी आज कवर कर लेते हैं। दूसरा यूज है यूनिवर्सल ट्रुथ। दूसरा यूज क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ,
मतलब कि ऐसा सत्य, ऐसा सच जो हर जगह, यूनिवर्स मतलब कि विश्व के किसी भी कोने पे चले जाओ, ऐसा सच जो हर जगह सच हो। जैसे मान लो आपके घर में बात करूं तो आपकी बड़ाई करते होंगे, तारीफ करते होंगे, तारीफ होती नहीं है, लेकिन जो इंसान आपसे मतलब जुड़ा हुआ है, जिससे आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, उससे पूछोगे कि आप कैसे हो, बोलेगा बहुत प्यारा बंदा है। लेकिन जो आपका दुश्मन है उससे पूछो कैसा है, बोलेगा गधा है, बोलेगा बहुत ही बेकार है। मतलब कि वो सच नहीं है, क्योंकि किसी इंसान के लिए आप अच्छे हो, किसी इंसान के लिए खराब हो, लेकिन ऐसा सच जो यूनिवर्सल हो, मतलब कि कहीं भी चले जाओ उसको सच माना जाता है। ऐसे सच के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट आता है। कौन सा आता है? सिंपल प्रेजेंट आता है। चाहे वो पास्ट की बात हो, चाहे वो फ्यूचर की बात हो, चाहे प्रेजेंट की बात हो, अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसमें सिंपल प्रेजेंट आएगा। एग्जांपल मैं ले लूं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। मैं आपसे पूछूं इसमें कौन सा टेंस आया है? आप बोलोगे द सन जो है सर ये तो आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल आया है, और सन क्या है? आपका नाउन है। ये सब्जेक्ट हो गया। मैंने कहा वर्ब क्या है? आप बोलोगे सर राइज जो होता है वो वर्ब होता है, यहाँ पे राइज के साथ एस आया है, मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई है। आप बोलोगे सर जब भी वर्ब की फाइव फॉर्म आती है, मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है, तो वो सिंपल प्रेजेंट का होता है। मैं कहूंगा और कोई चीज बताओ। आप बोलोगे सर सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर आई है, मतलब कि 100% किसका है? सिंपल प्रेजेंट का है। मैंने कहा ये सिंपल प्रेजेंट में क्यों आया? आप बोलोगे कि सर जो सूरज है वो पूर्व में उगता है, और ये क्या है? सत्य है। ये कैसा है? सच है। कभी ऐसा नहीं होता है कि सूरज दिल्ली में उग रहा है पूरब में, और कोलकाता में उग रहा है पश्चिम में, या फिर आप अमेरिका में चले जाओ तो वो नॉर्थ में उग रहा है। सर वो हर जगह पर सूरज राइज करता है। कहां पे? ईस्ट पर। तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब कि ग्लोबली सच है। विश्व के किसी कोने में चले जाओ सच है। मतलब कि ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ दर्शाया जाता है, वहां पे क्या आता है? सिंपल प्रेजेंट आता है। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। बात समझ में आ रही है? इसके कुछ एक्सेप्शन है। जैसे मैं बोलूं आपसे द पीपल, ये लास्ट टाइम आया था और बहुत कंफ्यूजिंग था, ठीक है? वैसे कंफ्यूजिंग नहीं है, बट अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं, चीजों को अच्छे समझते हैं तो कंफ्यूजिंग नहीं रहता है। द पीपल इन एंशिएंट टाइम बिलीव्ड दैट द सन moves round the earth। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सेंटेंसेस में एक एरर है, और एरर क्या है, तो आप बोलोगे सेंटेंस द पीपल इन द एंशिएंट टाइम, मतलब प्राचीन समय में लोग बिलीव करते थे, मानते थे, उनका मानना था कि जो सूरज है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात समझना, यहाँ पे क्या दिया गया है? सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, मूव्स करता है, लेकिन आज के टाइम हम मानते हैं कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है। बात समझ में आ रही है? आप अगर इसको अच्छे से नहीं समझोगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल सच है, द सन मूव्स अराउंड द अर्थ। इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले के जमाने में लोग मानते थे कि सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। क्या आज भी मानते हैं? आप बोलो सर बिल्कुल नहीं मानते हैं। उस समय मानते थे, लेकिन आज साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है। मतलब कि अब सच क्या है? अब सच ये है कि पृथ्वी घूमती है, न कि सूरज घूमता है। मैंने कहा जब अब नहीं मानते तो क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो क्या यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट आएगा? आप बोलोगे सर नहीं आएगा। फिर कौन सा टेंस आएगा? जब कभी भी आपको ऐसा कोई सेंटेंस चेंज करना पड़े, ठीक है? अब आप ये मत करिएगा सर सिंपल प्रेजेंट नहीं आया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, क्योंकि सर पहले वाले में आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाया था ऑलवेज में, सर उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा नहीं। आप क्या करोगे? सेंटेंस जो उसके आगे वाला उसमें एक वर्ब दी गई होगी उसको देखो वो कौन सी फॉर्म में है। आपने देखा यहाँ पे पास्ट फॉर्म है, मतलब कि यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस आया है। आगे पढ़ लेंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा? सिंपल पास्ट की फॉर्म आएगी, मतलब यहाँ पे आ जाएगा सन मूव्ड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मूव्स की सेकंड फॉर्म आ जाएगी मूव्ड। द सन मूव्ड अराउंड द अर्थ, ठीक है? अगर यहाँ पे होता द पीपल इन एंशिएंट टाइम बिलीव्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अगर यहाँ पे होता द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो यहाँ पे मूव्स बिल्कुल करेक्ट था। मैंने क्या कहा? अगर ये सेंटेंस में होता द पीपल इन एंशिएंट टाइम बिलीव्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट था। यहाँ पे गलत क्यों है? क्योंकि पहले लोग मानते थे कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है, लेकिन आज सच क्या है? आज सच ये है कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। आज भी सच है, कल भी होगा, परसों भी होगा, क्योंकि पृथ्वी ही सूरज के चक्कर लगाती है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस आते हैं।
जहां पे हमको गुमराह किया जाता है। तो आपको गुमराह नहीं होना है, आपको सिर्फ याद रखना है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वहां पे सिंपल प्रेजेंट आएगा, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है तो आगे जो सेंटेंस है उसमें किसकी बात हो रही है, अगर पास्ट की बात हो रही है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। आगे सर और एग्जांपल दे दो उसकी, जैसे मैं बोलूं द सन सेट्स इन द वेस्ट, मतलब कि सूरज पश्चिम में छुपता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसमें क्या आया, सेट्स आया है। वैसे एक एग्जांपल और लेते हैं जो हमारे एग्जाम्स में आए हैं, वो ले लेते हैं। द साइंटिस्ट believed that the gravitational force pulls down everything, ठीक है। मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा है, द साइंटिस्ट बिलीव दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स डाउन एवरीथिंग, मतलब कि जो वैज्ञानिक थे वो उनका मानना था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर चीज नीचे खींच लाती है। अगर जैसे ये मार्कर अगर मैं छोड़ दूं तो कहां जाएगा, सब नीचे आएगा, ठीक है। मतलब कि साइंटिस्ट पहले मानते तो आज भी वही चीज है, जो पहले थी वो आज भी वही चीज है। आप अगर पास्ट में जाओगे तब भी वही चीज थी, प्रेजेंट में वही चीज है, आने वाले फ्यूचर में भी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगी, सब चीजों को नीचे खींच के लाएगी। मतलब कि सर आप कहना चाहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैं बोलूंगा हाँ जी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मतलब कि सर यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट आएगा, हाँ जी सिंपल प्रेजेंट आएगा। तो देख लीजिए द ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स, पुल मिस होता है खींचना, पुल के साथ एस लगा हुआ है, मतलब सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर फॉर्म में है। क्यों है, क्योंकि ग्रेविटेशन कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब कि इसमें नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं है। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ वाला समझ में आ गया होगा। मतलब कि जहां पर भी ऐसा सच जो दिल्ली, कोलकाता, बंगाल, अमेरिका, जापान, रसिया, किसी भी जगह चले जाओ, अगर वो सच हर जगह है तो उसमें क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट आएगा। पहला हमने देखा जहां पे हैबिचुअल एक्शंस होती हैं या फिर एक्शन रिपीटेड इन प्रेजेंट, मतलब ये रिपीटेड एक्शन होती है प्रेजेंट की, उनमें क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट आता है। दूसरा यूज देख लिया हमने, किसमें, यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या आता है, कौन सा आता है, सिंपल प्रेजेंट आता है। तीसरा हमारा है फिक्स्ड एक्शन इन फ्यूचर, इससे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और ये कंफ्यूजिंग भी होता है, अगर आप इसका कंसेप्ट समझ लोगे तो बिल्कुल इजी है, नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। यहाँ पे फिक्स्ड एक्शंस इन फ्यूचर, सर कहना क्या चाहते हो, मतलब कि भविष्य में ऐसे एक्शन जो कि फिक्स हो, मतलब होने ही होने हैं। जैसे मैं बोल दूं कि मेरा जन्मदिन पार्टी 15 जून को मनाया जाएगा। अब देखो मेरा जन्मदिन कब है, मेरा बर्थडे कब है, मेरा बर्थडे है 15 जून को, ठीक है, 15 जून को मनाया जाएगा, मेरा है नहीं, वैसे बस एग्जांपल दे रहा हूं, तो मुझे विश करने लगो सर हैप्पी बर्थडे, नहीं है बर्थडे 15 जून को, ठीक है। कब मनाया जाएगा, 15 जून को मनाया जाएगा। तो ये आपका कैसा है, फिक्स एक्शन है, ये कैसा है, आपका फिक्स एक्शन है, आपका बर्थडे 15 जून को ही मनाया जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, ठीक है, तो वहां पर आपका कौन सा आएगा, सिंपल प्रेजेंट आएगा। जब भी फ्यूचर में होने वाला काम, ऐसा एक्शन जो कि फिक्स हो, देखो फ्यूचर टेंस में जब भी कोई फ्यूचर में काम होता है, हमको लगता है क्या उसमें क्या हो रहा है, मतलब उसमें कौन सा मतलब वो आएगा, उसमें कौन सा टेंस आएगा, आप समझोगे फ्यूचर आएगा, क्योंकि काम फ्यूचर में हो रहा है। लेकिन कुछ जगह पर क्या होता है, फ्यूचर में होने वाले कामों में सिंपल प्रेजेंट का भी यूज होता है। बहुत सारे लोगों को ये बेसिक पता नहीं होता, इसलिए इसमें गलतियां करते हैं। मैंने क्या कहा है, ऐसा एक्शन, ऐसा काम जो कि फ्यूचर में होने वाला है लेकिन फिक्स्ड है। कैसा है, फिक्स है, मतलब उसका होना ही होना है। अब सर हर काम तो इतना पॉसिबल नहीं है, जैसे मान लो मेरा जन्मदिन 15 जून को या कुछ मेरी प्रॉब्लम्स आ गई, या फिर बाई चांस में एक्सपायर हो गया, कोई भी अगर मिस्टेक, कोई भी चीज हो गई तो वो सर आपका मन नहीं पाएगा, तो आप कैसे कह सकते हो फिक्स एक्शन है। तो मैं आपको बता दूं कि 100% फिक्स कुछ भी नहीं होता, हम 90% से 95% तक लेके चलते हैं। ऐसा काम जिसके 90% चांस है होने के, उन्हें हम समझते हैं फिक्स्ड एक्शन, और ऐसा काम जिसके 90% चांस नहीं है होने के, उन्हें हम समझते हैं अनफिक्स्ड या फिर जो फिक्स्ड एक्शन नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, अब मेरा मूड है दिल्ली जाने का, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ठीक है, तो ये मैंने बोल दिया मैं दिल्ली जाऊंगा, कितने % चांस है, मेरा मूड चेंज हो गया, मैं नहीं जाऊंगा, कुछ काम आ गया, मैं नहीं जाऊंगा, बहुत सारे रीजन से मैं दिल्ली ना जाऊं, ठीक है। और वहीं पे है कि पीएम मोदी कल रसिया जाएंगे,
पीएम मोदी कल रसिया जाएंगे, किसी दूसरे देश में जा रहे हो, आपने वहां के जो प्रेसिडेंट है उनको वादा किया है कि मैं आ रहा हूं, वहां पे सारे अरेंजमेंट हो रखे हैं, सारी सिक्योरिटी टाइट हो रखी है, तो मैं पूछूं आपसे कितने चांसेस है कि पीएम मोदी रसिया जाएंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 90% से ऊपर चांस लग रहे हैं। तो ये कैसा एक्शन है? फिक्स्ड एक्शन है। जब मैं कल दिल्ली जाऊंगा तो यहाँ पे आप सिंपल प्रेजेंट का यूज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आप सिंपल प्रेजेंट का यूज धूमधाम से कर सकते हो। बात समझ में आई? ऐसे एक्शन जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं लेकिन कैसे हो? फिक्स्ड हो, उनमें क्या आता है? सिंपल प्रेजेंट का यूज आराम से कर सकते हो, सिंपल प्रेजेंट का यूज आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो आपने समझा दिया कंसेप्ट, थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दो अच्छे समझ में आ जाए। हाँ जी, मैं इसलिए आपके लिए क्वेश्चन लिख के लाया हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक सिंपल लेते पहले हम, मैंने बोला ही विल गो टू दिल्ली टुमारो। मैंने क्या बोला? ही विल गो टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, दूसरा मैंने बोला द पीएम will give a speech tomorrow। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों सेंटेंस में कौन सा फिक्स्ड है, कौन सा नॉट फिक्स्ड है? आप बोलोगे सर ही विल गो टू दिल्ली टुमारो, को कल दिल्ली जाएगा। अब सर उसके ऊपर डिपेंड करता है, नहीं गया तो, उसका मन नहीं किया जाने का तो, मतलब उसका मन है तो जाएगा, नहीं जाने का मन किया तो नहीं जाएगा, पापा ने मना कर दिया तो नहीं जाएगा, मम्मी ने मना कर दिया तो नहीं जाएगा, कुछ काम आ गया तो नहीं जाएगा। मतलब कि यहाँ पे सर इसके फिक्स चांस नहीं है कि जाएगा। दूसरा सेंटेंस पूछिए आपसे तो आप बोलोगे सर द पीएम विल गिव अ स्पीच टुमारो। जब भी पीएम स्पीच देते हैं कहीं भी किसी भी जगह पर तो पहले से अरेंजमेंट हो रखा होता है, मतलब कि उनका जो रूटीन होता है फिक्स होता है 1-2 महीने से कि मुझे इस जगह पर स्पीच देनी, यहाँ पे जाना है। तो जो पीएम की स्पीच है और कब देने वाले हैं? कल देने वाले हैं। तो आज अगर आप इस बात को बोल रहे हो तो यहाँ पे कितने चांस है देने के? आप बोलोगे सर 90% से ऊपर है। बाई चांस कोई इमरजेंसी आ जाए या पीएम की तबीयत खराब हो जाए तो बात अलग है, लेकिन 90% चांस है कि पीएम स्पीच देंगे ही देंगे, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी टाइट हो रखी होगी, वहां पर सारा अरेंजमेंट हो रखा होगा। तो पीएम का दायित्व बनता है कि वहां पे स्पीच दे जाके। बात समझ में आ रही है? तो पीएम क्या करेंगे? स्पीच देंगे। कहां पर? कल। तो ये कौन सा एक्शन? आप बोलोगे सर 90% चांस है, तो ये पक्का फिक्स्ड एक्शन है। मैं बोलूंगा आपसे कि फिक्स्ड एक्शन में हम सिंपल प्रेजेंट का यूज कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर क्या ये सेंटेंस गलत है? तो मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस गलत नहीं है। अब सर आपने बोला कि जब भी कोई फिक्स्ड एक्शन होता है तो सिंपल प्रेजेंट आता है। अब आप बोल रहे कि सेंटेंस गलत नहीं है। सर इसमें ऐसा क्या है? मतलब यहाँ पे ये सिंपल फ्यूचर में है तो आप बोल रहे हो कि सेंटेंस गलत नहीं है। आपने बोला कि पीएम स्पीच देगा ही देगा, ये एक मतलब कि फिक्स्ड एक्शन है फ्यूचर का। तो आपने बोला था कि फिक्स्ड एक्शन में सिंपल प्रेजेंट आना चाहिए। अब यहाँ पे सर विल गिव आया है, मतलब सिंपल फ्यूचर आया है, और आप बोल रहे हो गलत नहीं है। अब सर ये क्या लोचा है? ये बात आपने सही बता दिया कि सिंपल फ्यूचर है तो सही है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट आना चाहिए था, मतलब कि यहाँ पे आना चाहिए था पीएम गिव्स अ स्पीच टुमारो। अब आप बोल रहे हो कि ये गलत नहीं है, ये भी सही है। सर ऐसा क्यों? तो इसको समझते हैं कि जब भी कोई एक्शन फिक्स्ड हो, किसमें हो? फ्यूचर में, तो क्या क्या हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। मैंने क्या बोला? अगर कोई एक्शन जो कि फ्यूचर में हो रहा है और कैसा है? फिक्स्ड है, तो उसमें हम सिंपल प्रेजेंट का यूज कर सकते हैं। अब देखो, जो फ्यूचर में फिक्स्ड एक्शन है उसमें हम फ्यूचर मतलब कि सिंपल फ्यूचर का तो इसमें यूज करेंगे ही करेंगे, साथ में आप यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का भी यूज कर सकते हो। ध्यान से समझना, ठीक है। लेकिन जो नॉट फिक्स्ड है, जो कि नॉट फिक्स्ड है, उसमें आप सिंपल प्रेजेंट का यूज नहीं कर सकते। आपको यहां पर सिंपल फ्यूचर का ही यूज करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई मैंने क्या कहा? फ्यूचर में जो एक्शन होने वाले हैं जिनमें जो फिक्स्ड है उसमें आप दोनों का यूज कर सकते हो, सिंपल फ्यूचर का भी कर सकते हो, सिंपल प्रेजेंट का भी कर सकते हो, ठीक है। और जो नॉट फिक्स्ड है उसमें आप सिंपल प्रेजेंट का तो कर ही नहीं सकते, सिंपल फ्यूचर का ही करना है। बात समझ में आ गई? अगर फिक्स्ड एक्शन है तो आप सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर दोनों का यूज कर सकते हो। अगर नॉट फिक्स्ड है तो आपको सिंपल प्रेजेंट का तो यूज करना नहीं है, सिंपल फ्यूचर का ही यूज करना है। इतनी सी बात समझ में आ गई? सर एग्जांपल दो। जैसे मैंने बोला आई विल buy a car soon, ठीक है। और मैंने बोल दिया I buy a car soon, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है, आई विल बाय अ कार सून, आई बाय अ कार सून, दो सेंटेंस आपके सामने है। मैं पूछूं आपसे क्या इसमें फिक्स्ड एक्शन है नॉट फिक्स्ड है? आप बोलोगे सर कि मैं एक गाड़ी जल्दी खरीदूंगा। अब मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं खरीदूंगा नहीं खरीदूंगा, क्या पता मेरे पास पैसे कम पड़ जाए, या फिर ऐसा हो कि मेरा कोई साथी हॉस्पिटल में एडमिट हो, या फिर कोई फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट हो, जो कार के लिए मैंने मनी रखा था वो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ गया, तो मैं कार नहीं खरीदूंगा। मैंने बोला आपसे फिक्स्ड है, आप बोलोगे सर फिक्स्ड नहीं है, डिपेंड करता है मेरे मूड पे कि मैं खरीदता हूं कि नहीं खरीदता हूं। तो मैंने कहा यहाँ पे कौन सा टेंस आना चाहिए? सर आपने बताया जो नॉट फिक्स्ड होते हैं उनमें सिंपल प्रेजेंट नहीं आता, सिंपल फ्यूचर आता है। सर यहाँ पे बिल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर है। मैंने कहा तो ये सही है, आप बोलोगे सर ये सही है। मैंने कहा नीचे वाला देखो, आप बोलोगे सर यहाँ पे बाई आया है, आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे V1 आ रहा है, और ये स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट का होता है। लेकिन सेंटेंस कौन सा है? सर सेंटेंस आपका नॉट फिक्स्ड है, तो सिंपल प्रेजेंट आ नहीं सकता। अकॉर्डिंग टू आपके रूल्स ये कैसा है? गलत है। बात समझ में आ गई? अगर सेंटेंस फिक्स्ड है, उसमें अगर सिंपल प्रेजेंट लगा हुआ है तो वो गलत नहीं है, सिंपल फ्यूचर लगा है तो वो गलत नहीं है। लेकिन अगर नॉट फिक्स्ड है, उसमें सिंपल प्रेजेंट लगा है तो वो गलत है, सिंपल फ्यूचर लगा है तो गलत नहीं है। इसकी और प्रैक्टिस करते हैं। इसमें एरर कैसे आते हैं आपको बताता हूं मैं, ठीक है? इसमें कैसे एरर आते हैं वो बताता हूं मैं आपको, थोड़ी और इसकी प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि अच्छे समझ में आ जाए। जैसे मैंने बोला The train leaves at 5:30 in the evening. और मैंने बोल दिया I go to school at 5 AM. दो सेंटेंस आपके सामने है, एक है द ट्रेन लीव्स एट 5:30 इन द इवनिंग, और दूसरा है आई गो टू स्कूल एट 5 AM। मैं आपसे पूछूं किसमें फिक्स्ड है किसमें नॉट फिक्स्ड है? आप बोलोगे सर ट्रेन लीव्स एट 5:30 इन द इवनिंग। देखो आपको बता दूं, जो ट्रेन होती है, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो रिजर्वेशन करा के रखे होते हैं, मतलब 4 महीने पहले से उनकी टिकट होती है, ठीक है। अगर ट्रेन का टाइम 5:30 है तो 5:30 को छूटेगी। बाई चांस 5:35 हो सकता है, 5:40 भी हो सकता है, लेकिन ट्रेन छूटेगी कि नहीं छूटेगी? आप बोलोगे सर पक्का छूटेगी। पक्का छूटेगी मतलब कितने चांस है? आप बोलोगे सर 90% से ज्यादा चांस है। जब 90% ज्यादा चांस है, कौन सा एक्शन है? आप बोलोगे सर फिक्स्ड एक्शन है। अब मैंने बोला कि फिक्स्ड एक्शन है तो इसमें टेंस कौन कौन से आ सकते हैं? आप बोलोगे सर सिंपल फ्यूचर आ सकता है, सिंपल प्रेजेंट आ सकता है, ठीक है। अब मैं बोलूं नीचे वाला सेंटेंस देखो तो बोलोगे आई गो टू स्कूल एट 5 AM, मैं स्कूल 5 AM को जाता हूं। अब डिपेंड करता है कि मैं लेट हो गया तो 5 बजे नहीं जाऊंगा। मैंने बोला कितने चांसेस है कि आप 5 AM को स्कूल जाओगे? आप बोलोगे सर चांसेस तो नहीं है, डिपेंड करता है मेरे ऊपर। जल्दी उठ गया, ठीक है, तो चला जाऊंगा, लेट हो गया तो नहीं जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो मैंने कहा ये कैसा है? आप बोलोगे सर नॉट फिक्स्ड है। मैंने कहा नॉट फिक्स्ड है तो उसमें सिंपल प्रेजेंट आएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं आएगा, तो कौन सा आएगा? आप बोलोगे सर सिंपल फ्यूचर आएगा। मैंने कहा यहाँ पे क्या है? आप बोलोगे सर सिंपल प्रेजेंट आया है। मैंने कहा एरर यहीं पे है, तो आप बोलोगे सर हाँ एरर यहीं पे है। मैंने कहा सही करो, तो आप यहाँ पे कर दोगे आई विल गो टू स्कूल एट 5 AM। मैं कहूँ बड़ा सही है, आप बोलोगे सर सिंपल प्रेजेंट आ सकता है, लीव्स लिखा है, तो आपको यहाँ पर ये नहीं देखना है कि एक्शन फ्यूचर का है तो यहाँ फ्यूचर टेंस आएगा। आपको देखना है फिक्स्ड एक्शन है तो सिंपल प्रेजेंट आ सकता है, और यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट आया है, तो ये ठीक था, ये गलत था, आपने इसको सही कर दिया। आई थिंक आपको इतनी सी बात से समझ में आ गई है, इतना सा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि जब भी एक्शन फिक्स्ड हो और किसमें हो, फ्यूचर में हो, तो उसमें सिंपल प्रेजेंट भी आता है, सिंपल फ्यूचर भी आता है। अगर यही सिंपल फ्यूचर में दिया गया होता, अगर ये दिया गया होता द ट्रेन विल लीव, अगर यहाँ पे होता द ट्रेन विल लीव, तब भी ये कैसा था? तब भी ये सही था, तब भी ये गलत नहीं था, क्योंकि जो फिक्स्ड होते हैं वो सिंपल फ्यूचर और सिंपल प्रेजेंट दोनों में आप दर्शा सकते हो, दोनों यूज कर सकते हो। लेकिन नॉट फिक्स्ड के लिए आपको हमेशा सिंपल फ्यूचर ही यूज करना है। आई थिंक आपको इतनी चीज समझ में आ गई है। बस हमारी इस क्लास में 3 कंसेप्ट है, तीनों कंसेप्ट हमने समझ लिए, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन आपको दे दूंगा, जब मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें आगे बात समझ में। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट आपकी क्लास के लिए, आपके